हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। आज हम समुद्रगुप्त के शासनकाल के बारे में बात करने वाले हैं। गुप्त वंश के हमने चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में क्लास ली थी। उसके आगे मैंने 3 क्लासेस और करी हैं, यादव वंश के बारे में और कदम वंश के बारे में और गंग वंश के बारे में। तो ये जो बीच में मैंने 3 क्लासेस की हैं वो एक हमारे व्यूअर हैं उनकी क्वेरी थी। उनको वो क्लासेस चाहिए थी उसके, क्योंकि मैं इसके साथ ही जो गुप्त वंश का है उसका साम्राज्य का कंटिन्यू क्लास करने वाली थी। पर उसके आगे आज मैं ये क्लास लेकर आई हूँ समुद्रगुप्त का शासन, जो कि चंद्रगुप्त प्रथम है, उसका पुत्र था और उसके उत्तराधिकारी था, जिसने अपना शासनकाल किस तरह से व्यवस्थित किया, क्या किया, इसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। उसके बाद कल आने वाली क्लास में हम एमसीक्यूज आपको कंटिन्यू करवाते रहेंगे। तो जो समुद्रगुप्त का शासनकाल है वो 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक था। वह गुप्त वंश के दूसरे शासक थे और समुद्रगुप्त को भारत के सबसे महान शासकों में से एक माना जाता है। उनके शासनकाल में भारत का स्वर्ण युग आया था। तो ये इसकी छोटी सी पहचान है कि समुद्रगुप्त जो है उसे एक महान शासकों में गिना गया और भारत में ऐसा कहा गया कि स्वर्ण युग समुद्रगुप्त के शासनकाल में आया। उसके आगे देखते हैं समुद्रगुप्त गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के पुत्र थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि समुद्रगुप्त ने कई युद्धों में जीत हासिल की और गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। ठीक है, जो पुराणों में विदित है कि अश्वमेध यज्ञ जो पुराने राजा महाराजा हुआ करते थे, उन्होंने इस यज्ञ को हमेशा करवाते रहते थे, यज्ञ का अनुष्ठान। तो समुद्रगुप्त के शासनकाल में भी और कई राजा महाराजाओं ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया है। प्राचीन काल में समुद्रगुप्त को कला और साहित्य का समर्थक माना जाता है। समुद्रगुप्त के सोने के सिक्कों और शिलालेखों से पता चलता है कि वह एक निपुण कवि था और वीणा जैसे संगीत वाद्य यंत्र भी बजाया करता था। अगला पॉइंट इसका मेन ये है कि समुद्रगुप्त के सिक्के पर गरुड़ स्तंभ जो है बना होता है, जो गुप्त साम्राज्य का प्रतीक है। कौन है? गरुड़ स्तंभ। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट हो जाएगा। फिर इसके शासनकाल में मैं बात कर लेती हैं। और आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक अवश्य करिए और अपने साथी मित्रों के साथ शेयर जरूर करिए। समुद्रगुप्त के शासनकाल की शुरुआत उसकी तत्काल पड़ोसियों अक्षयोता और अहिच्छ छात्र के शासन और नागसेना की हार के द्वारा चिन्हित किया गया था। निम्नलिखित इस समुद्रगुप्त दक्षिण करने के लिए इसको छीण करने के लिए सॉरी राज्यों के खिलाफ एक अभियान शुरू किया। ठीक है, तो इसके राज्यों के खिलाफ एक अभियान शुरू किया गया। यह दक्षिणी अभियान बंगाल की खाड़ी के साथ दक्षिण उसे ले लिया। ठीक है, दक्षिण ने उसे ले लिया, दक्षिण को उसने ले लिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के वन इलाकों के माध्यम से पारित कर दिया, ओडिशा तट को पार कर गया, गंजम, विशाखापट्टनम, गोदावरी, कृष्णा और नेल्लोर जिलों के माध्यम से मार्च किया और जहां तक कांचीपुरम के रूप में हो गई, यहाँ हालांकि वह प्रत्यक्ष नियंत्रण बनाए रखने के लिए प्रयास नहीं किए। उसने उसने अपने दुश्मनों पर कब्जा करने के बाद वह सहायक नदी राजाओं के रूप में उन्हें बहाल किया। इस अभियान अधिनियम मौर्य साम्राज्य के लगभग तत्काल निधन प्राप्त करने से गुप्त साम्राज्य को रोका और एक राजनेता के रूप में अपनी क्षमताओं के लिए एक वसीयतनामा जो उसने तैयार किया था। ठीक है, थोड़ी इसकी लैंग्वेज डिस्टर्ब है, मैं आपको समझाती चल रही हूँ। उसकी महत्वाकांक्षा राजा चक्रवर्ती या महानतम सम्राट और एकराट निर्विवाद शासक बनने से प्रेरित थी। उत्तर में उन्होंने कहा कि सभी प्रदेशों की विजय और विलय, जिसका मतलब था दिग्विजय। ठीक है, इसकी नीति को अपनाया। दक्षिण में उनकी नीति विजय नहीं बल्कि विलय, जिसका मतलब था धर्म विजय था। ठीक है, समुद्रगुप्त अन्य दावेदारों पर उसके पिता ने सम्राट के रूप में चुना और जाहिर तौर पर शासन के अपने पहले साल में विद्रोहों को दबाने के लिए किया गया था। बंगाल की सीमाओं को शायद तब वर्तमान जो उत्तर प्रदेश है, ये देख लिए गुप्त एम्पायर का जो है कहाँ से कहाँ तक था। तो गुप्त एम्पायर जो है पूरी भारत में जो पश्चिम और दक्षिण का कुछ ही पार्ट छोड़ के, ठीक है, यहाँ तक उसका शासन फैला हुआ था गुप्त एम्पायर का, समुद्रगुप्त का। तो ये वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश है वहाँ इलाहाबाद पहुंचा, जो किंगडम पर उन्होंने दिल्ली के पास अपने उत्तरी आधार के विस्तार के युद्धों की एक श्रृंखला शुरू करी। ठीक है, उत्तर में कांचीपुरम के दक्षिणी पल्लव राज्य में जो वह तो जो राजा विष्णुगोपा को हराया, फिर श्रद्धांजलि का भुगतान करने पर उनके सिंहासन के लिए उसे और अन्य को हराया।
और दक्षिणी राजाओं को बहाल किया। कई उत्तरी राजाओं हालांकि उखाड़ फेंका और उनके प्रदेशों पर गुप्त साम्राज्य के जो है स्थापित कर दिया। गुप्त साम्राज्य की शक्ति पर की ऊंचाई इतनी थी, वह लगभग सभी गंगा नदी घाटी के नियंत्रण में और पूर्व में बंगाल, असम, नेपाल, पंजाब के पूर्वी भाग और राजस्थान की विभिन्न जातियों के कुछ हिस्सों के शासकों से श्रद्धांजलि उसने प्राप्त किया। ठीक है, बहुत अच्छे से उसने यहाँ पे शासन किया, आक्रमण कर जीत लिया। उन्होंने कहा कि सम्राटों को उखाड़ दिया और समुद्रगुप्त एक शानदार कमांडर था और एक महान विजेता। अपने विजय अभियान की हरी सेना वर्णन से साबित हो गया कि उसकी अभियान उनमें से 12 अन्य लोगों के वशीभूत हो गए। उन्होंने समुद्रगुप्त, बजालपुर और छोटा नागपुर के पास 9 उत्तर भारतीय राज्यों, मातहत 18 अटाविका राज्यों को उखाड़ा और उसका बम बरसाना तरह के अभियान में 12 दक्षिण भारतीय राजाओं, नौसीमा जनजातियों और समतता देवकृपा के 5 फ्रंटियर राज्यों का गौरव। दीन का उल्लेख है कि नेपाल और कर्तिपुर करों का भुगतान आदेश का पालन महान समुद्रगुप्त के लिए व्यक्ति में श्रद्धा का प्रदर्शन उसने किया। विजय उसे भारत के प्रभु सर्वोपरि बना दिया। वह था के रूप में फॉर्च्यून के बच्चे और वह किसी भी लड़ाई में हार कभी नहीं माना। उसका ईरान अभिलेख भी लड़ाई में अजय अपने होने पर उसने जोर दिया। ठीक है, समुद्रगुप्त के अभियानों का विवरण ये जो है नीचे पहली संदर्भ में पाया जा सकता है। ब्यौरा भी कई है, हालांकि यह है कि वह अपनी सेना के अलावा एक शक्ति नौसेना के पास थी। सहायक नदी, इससे स्पष्ट होता है कि सहायक नदी राज्यों के अलावा साका और कुषाण राजाओं की तरह विदेशी राज्यों ने अन्य कई शासकों समुद्रगुप्त का उन पर आधिपत्य उन्होंने स्वीकार कर लिया और उसे उनकी सेवाओं की पेशकश की। सबसे पहले वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के शासकों को पराजित किया और उसके प्रत्यक्ष शासन के तहत उन्हें लाया। अगला कामरूप, असम और पश्चिम में पूर्व और पंजाब में बंगाल की सीमा राज्य उसका आधिपत्य स्वीकार करने के लिए विवश किए गए। फिर भी वह भी अपने शासन के अधीन विंध्य क्षेत्र के जंगल जनजातियों में उसने शासन वहां पे लाया। समुद्रगुप्त वो जो है 51 वर्षों तक उसने शासन किया और ताज के सबसे योग्य के रूप में चयनित किया गया था, जो अपने बेटों में से एक सफल हो गया। और इस शासक विक्रमादित्य का शीर्षक था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के रूप में जाना जाता है। समुद्रगुप्त ने साम्राज्य विस्तार के लिए द्वैरी नीति अपनाई थी। इस नीति के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रशनन, बोधरण। ठीक है, 2 नीतियां थी, प्रशनन और बोधरण, जिनका नाम यह नीति उत्तरी भारत के राज्यों को जीतने के लिए बनाई गई थी, जिसके तहत उत्तरी भारत के राज्यों को पराजित कर उन्हें अपने अधीन करना था। दूसरी थी ग्रहण मोक्ष अनुग्रह। यह नीति दक्षिणी भारत के राज्यों को जीतने के लिए बनाई गई थी, जिसके तहत दक्षिणी भारत के राज्यों को पराजित कर उसका राज्य उसे वापस लौटा दिया जाता था और बड़ी मात्रा में उससे कर लिया जाता था। तो ये 2 नीतियां जो थी समुद्रगुप्त की मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इन दोनों नीतियों के बारे में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो समुद्रगुप्त से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज रहे हैं, वस्तुनिष्ठ होंगे, वो मैं कल की क्लास में आपको कंप्लीट करा दूंगी, जिससे आपका ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, टेक केयर।